क्या रामायण या महाभारत काल्पनिक है? मैं इस पे अपनी कोई भी राय नहीं रखूंगा, बस कुछ तथ्य आप सबके सामने रखने जा रहा हूँ जो बहुत कम लोग जानते होंगे। उसके बाद मैं निष्कर्ष आप लोगों पर छोड़ता हूँ। लेकिन एक प्रश्न है कि आज के इतिहास में 6th सेंचुरी से पहले एक घनघोर सन्नाटा क्यों है? क्यों उस कालखंड पर आज के इतिहासकार मौन है? शायद इसीलिए क्योंकि उस कालखंड का इतिहास भारतीय संस्कृत के महाकाव्यों में दर्ज है। उसे तलाशने की कोई कोशिश नहीं हुई है। देश में 70 साल से आज तक इनकी प्रामाणिकता को जांचने के लिए भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग को कोई वित्तीय सहायता सरकारों से नहीं मिली है। यही कारण है कि इस विभाग ने इस काम में ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। लेकिन जो कुछ रुचि दिखाई भी, उस प्रोजेक्ट को गुप्त रूप से सरकारों ने बंद करवा दिया। सबसे पहले बात करते हैं महाभारत के बारे में। लेकिन कुछ भी बताने से पहले मैं एक महापुरुष को जरूर याद करना चाहूंगा। क्या आप इन्हें जानते हैं? ये स्वर्गीय ब्रजवासी लाल जी हैं, जो एक मशहूर पुरातत्वविद थे, जिन्होंने अयोध्या और महाभारत पर बहुत काम किया है। ऐतिहासिक साक्ष्य दूं और इनका नाम न लूं तो ये बेईमानी ही होगी। इसीलिए पहले इन महापुरुष को नमन करते हुए मैं आगे की बात रखता हूँ। तो शुरू करते हैं इनके ही कामों से। इसी काम के लिए इनको पद्म विभूषण भी मिला है। 1951 से 52 में हस्तिनापुर सहित महाभारत के स्थल में इनकी टीम ने खुदाई की। हस्तिनापुर में एक विशेष टीला था जिसे इनकी टीम ने AST-1 नाम दिया था। उस खुदाई से टीम को वहाँ 5 अलग अलग समय में बसी बस्तियों की जानकारी मिलती है। आइए धीरे धीरे इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, जिससे महाभारत की गुत्थी को सुलझती नजर आएगी। पहला कालखंड। इस समय के बर्तन चिकनी मिट्टी और बालू कई परतों से बने हुए मिले हैं। पुरातत्वविदों के अनुसार ये गेरुए रंग के बर्तन थे। इनके स्पर्श से ही गेरुआ रंग हाथ में लग जाए, ये ऐसे बने थे। यहाँ पर कुछ मानवीय आकृतियां और शास्त्र प्राप्त हुए हैं। दूसरा कालखंड। इसका समय 1100 ईसा पूर्व से लेकर 800 ईसा पूर्व तक है, जब हस्तिनापुर पुनः आबाद हुआ। इस कालखंड में चित्रित भूरे बर्तन पेंटेड ग्रे वेयर मिले हैं। ये उनकी तुलना में बहुत उच्च कोट के बर्तन माने जाते हैं, जिनमें अच्छी तरह चित्रकारी व नक्काशियां हैं। इनके अवशेषों से हमें ये पता लगता है कि हस्तिनापुर में उस समय तांबे के औजारों का प्रयोग होता था। युद्ध के लिए तांबे के औजार, लोहा गलाने वाले स्थल भी मिले हैं। आभूषण निर्माण के सांचे, एंटीमनी की छड़ें, हाथी दांत के कंघे, कांच की चूड़ियां, हड्डी के नुकीले औजार मिले हैं। ज्यादातर आवास तो मिट्टी के मिले, लेकिन भगवानपुरा के कुछ अवशेष मिले हैं जो बताते हैं कि वहां 13 या फिर कई मंजिलों के मकान थे। भट्टी में पकी ईंटों से उन्हें बनाया गया था, जो समय के साथ नष्ट हो गए। खेती और पशुपालन जीविका का मुख्य आधार जान पड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कालखंड में चौसर की गोटियां बहुत मिली है, जिससे ये जान पड़ता है कि चौसर यहाँ का मुख्य खेल होगा। अस्थियों से बनी गोटियां भी पाई गई हैं। और महाभारत में जिक्र भी आता है कि शकुनी के पास हड्डियों के बने हुए विशेष प्रकार के पासे थे। इस सभ्यता को बहुत लंबी सभ्यता माना जाता है, जो कि महाभारत काल के युद्ध के बाद तक रही होगी। लेकिन उनकी टीम को कुछ ऐसे प्रमाण मिले कि जिससे उन्होंने ये माना कि एक भीषण बाढ़ में एक बहुत बड़ी आबादी को वहां से विस्थापित होना पड़ा। उनका मानना यह भी था कि 6ठी से 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक हस्तिनापुर बहुत बार बसा और बहुत बार बिगड़ा है। डॉक्टर बीबी लाल जी ने केवल हस्तिनापुर ही नहीं बल्कि अहिछत्र, कामपिल्ली, मथुरा, बागपत, बरनावा, कुरुक्षेत्र, पानीपत, इंद्रप्रस्थ जैसी और भी जगहों पर उत्खनन का कार्य किया। और इन सभी जगहों पर भी समान कालखंड में चित्रित गेरुए बर्तन पेंटेड ग्रे वेयर मिले हैं। यानी हस्तिनापुर की पहली वाली सभ्यता वहाँ भी विद्यमान थी। एक तो ये सभी स्थल महाभारत कालीन है, और वहाँ जो कुछ भी मिला वो सब हस्तिनापुर के AST-1 टीले की खुदाई में मिली चीजों से मेल कर रहा है। यानी हर जगह एक सी सभ्यता। अब इन सबको महाभारत कालीन साहित्य से भी जोड़कर देखते हैं। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि राजा निच्छ्छु के समय बाढ़ आई थी, जिसके बाद उन्होंने हस्तिनापुर को छोड़ कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया। अब यदि ये बात सच है तो जिस कालखंड में हस्तिनापुर में एक संस्कृत समाप्त हुई, वही संस्कृत कौशाम्बी में उसी कालखंड में आरंभ होनी चाहिए। इसीलिए लाल साहब ने कौशाम्बी में भी खुदाई की, जिसमें पता चला कि कौशाम्बी की सभ्यता के शुरुआती दौर में भी वहाँ चित्रित भूरे बर्तन पाए जाते हैं। और कालखंड भी अनुमानित ही निकला, यानी दोनों सभ्यताएं एक दूसरे की पूरक निकली। अब अक्सर नवबौद्ध ये बोलते हैं कि तुम्हारे महाभारत के क्या प्रमाण हैं? तो जनाब, अब आपके लिए भी एक जानकारी बता दूं कि कौशाम्बी के राजा उड़ियान, जो कि निच्छ्छु के वंशज थे, महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। आपके बौद्ध ग्रंथ स्वयं इनके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। राजा उड़ियान ने ही गौतम बुद्ध को कौशाम्बी में निमंत्रण दिया था और बुद्ध ने उसे स्वीकार भी किया था। वायु पुराण के अनुसार कौशाम्बी में निच्छ्छु से लेकर उड़ियन तक 22 शासक रहे हैं। यानी कुछ वैदिक लोग पुराणों को बिल्कुल झूठ कहते हैं, वो भी यहाँ गलत साबित हो रहा है। यदि
मैं किसी से पूछूं कि महाभारत में क्या है तो एक वाक्य में जवाब आएगा कि युद्ध का वर्णन है। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये युद्ध तो द्रौपदी के चीरहरण से प्रारंभ होता है, तो फिर काव्य भी वहां से शुरू होकर युद्ध के अंत में ही खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? इस पर कुछ लोग जवाब देंगे कि बाकी सब मिलावटी है। अब क्या मिलावटी है ये तो जांच से ही पता चलेगा, लेकिन ये कहना कि केवल युद्ध सही है बाकी मिलावटी, तो इसका खंडन ऊपर दिए हुए तर्कों से होता है। दरअसल महाभारत की शुरुआत तो शांतनु के पिता से होती है और अंत परीक्षित पर होती है। यानी जब एक राजवंश बना तब महाभारत शुरू होती है, और जब परीक्षित के साथ ही वो राजवंश खत्म हो रहा है तभी वो खत्म भी हो रही है। मैंने जो तथ्य मेरी जान में थे वो सब आपके सामने साझा किए हैं और बाकी सब आप पर छोड़ता हूँ। धन्यवाद।